Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the last part of the chapter, that is S block element. Okay, so यहाँ पे अपने को सबसे पहले पढ़ना है anomalous behavior of the beryllium and certain compound of alkali earth metals. Okay, and their uses also. सो एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की बात करें तो एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो बेरिलियम का बिहेवियर है अदर अल्काइली मेटल से क्या है, डिफरेंट है, पहली बात। अब इसका जो बिहेवियर वो डिफरेंट क्यों है, तो यहाँ पे सीधे से रीजन अपन बोल सकते हैं, इसका साइज स्मॉलेस्ट है। साइज अगर छोटा तो यहाँ पे देखो, अब साइज छोटे होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साइज छोटा तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरा, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, पोलराइजेशन क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बेरिलियम का स्मॉलेस्ट साइज। ओके, so beryllium first member of the second group shows the anomalous behavior compared to magnesium and rest of the other metals। साथ ही साथ जो बेरिलियम है वो क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप रखता है किसके साथ बच्चा, एल्यूमिनियम के साथ। जैसे कि हमने स्टडी किया था लिथियम और मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप, बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखेगा बच्चा, एल्यूमिनियम के साथ। ओके, नेक्स्ट, बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज, 10, ये इसका रीजन हो गया। ओके, अगर साइज स्मॉल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत बुलेट फॉर्म की तरह अगर याद रखें तो एक पॉइंट याद रखेंगे इसमें अभी तक, क्या, साइज छोटा है, साइज ज़्यादा तो साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, बेरिलियम शो करता है क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम डज नॉट एग्जिस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। देखो यहाँ पे इसके पास जो ऑर्बिटल है वो क्या है, 2s और 2p। 2s में सिंगल ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। बाकी अगर अदर में बात करें तो वहां पे बच्चा d स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम में बात करें तो d स्टार्ट हो गया। अब d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलो 5, तो 3s, 3p और 3d। तो 3d में भी वो वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड फर्दर बना सकता है कि मोर देन 4 उनकी कोवलेंसी पॉसिबल है, बट बेरिलियम की कितनी होगी, सिर्फ 4 होगी। ओके, रीजन समझ में आया, because of 4 orbital the remaining members can be form 6 bonds using d orbital। okay, 3s, 3p और 3d। 3s, 3p, तो 3s में 1, 3p में 3 और 3d में कितने, 2 ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे। द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ द अदर आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसको अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या था, बोलो, कि वो सब्सटेंस जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है एज वेल एज बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, उसको बोल रहे हैं एम्फोटेरिक। ओके, सो द आयोनिक रेडियस ऑफ बेरिलियम +2 इज, इसकी वैल्यू अपने को ऐसा याद नहीं रखनी, बट जो इसकी साइज है and the charge radius ratio is nearly the same as the Al+3, hence beryllium resemble aluminum in the same way। एल्यूमिनियम +3 की बात करें और बेरिलियम +2 की बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज और रेडियस का जो रेशियो आ रहा है दोनों में क्या है, सिमिलर है। और शायद यही में अपन बोल भी रहे थे कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ क्या रखता है, डायगोनल रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो डायगोनल रिलेशनशिप में अगर बात करें तो एल्यूमिनियम बेरिलियम इज नॉट रेडिएटिवली बाय द एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। देखो होता क्या है बच्चे, हमारे पास जैसे ये बेरिलियम का या एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बट जैसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। बोलो हाँ कि ना, इसको समझ चुके थे कि किस तरह से आप ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ऑक्साइड बना और उस ऑक्साइड की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक लेयर बन जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है या बेरिलियम का एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के चारों तरफ एक लेयर बन गई। इस लेयर, और इस लेयर ने उस पूरे ब्लॉक को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो जो अंदर मेटल है क्या वो फर्दर रिएक्ट कर पाएगी क्या, नहीं। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया है जो कि अंदर वाली मेटल को क्या करेगा, फर्दर रिएक्टिविटी से बचाएगा। तो दोनों के दोनों बेरिलियम एज वेल एज एल्यूमिनियम क्या होते हैं, ऑक्साइड बनाते तो हैं, बट एक सरफेस पे उसकी एक लेयर बन जाती है ड्यू टू विच फर्दर अटैक से
वहाँ पे ऑक्सीजन का फर्दर अटैक पॉसिबल नहीं होता। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कलाई मतलब बेसिस टू गिव बेरिलिएट आयन BeOH4-2 जस्ट एज एल्यूमिनियम ऑल्सो गिव्स AlOH4-1। तो बेरिलियम भी बेसिस से रिएक्ट करके अपना इस फॉर्मेट में जा रहा है, एल्यूमिनियम भी अपना बेसिस से रिएक्ट करके इस फॉर्मेट में जा रहा है। देखो यहाँ पे दोनों की कोवैलेंसी क्या है, सेम है, दोनों ने 4OH कनेक्टेड है। Chloride of the both beryllium as well as aluminum have the chlorine bridged chloride structure in vapor phase। तो बेरिलियम का तो अपन देख चुके थे, एल्यूमिनियम का भी देख लो कि जो एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड होता है, एक्चुअली इसको डिटेल में तो अपन वहां पे पढ़ेंगे, कहाँ पे, पी ब्लॉक एलिमेंट में, बट फिलहाल इस तरह से एक ये दोनों जो क्लोरीन है ना, इनको बोल देंगे ब्रिज क्लोरीन, ठीक है। तो ये AlCl3 का मॉलिक्यूल, ये AlCl3 का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो क्लोरीन ब्रिज फॉर्म में आ गए, और बेरिलियम का अपन पहले से स्ट्रक्चर देख चुके हैं। बोथ द क्लोराइड आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सोल्यूबल होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो नेचर है थोड़ा सा कोवलेंट है। अगर नेचर कोवलेंट है तो सोल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो इसको भी याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, कॉन्सेप्ट आप बना के रखिए याद। दोनों की क्या टेंडेंसी होती है बच्चा, दे आर गुड लुईस एसिड। लुईस एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। लुईस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, वहां पे आपको समझ में आएगा कि AlCl3 को अपन वहां पे यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। Beryllium as well as aluminum ion have the strong tendency to form complexes like this। और यहाँ पे अभी देख भी लो, बेरिलियम ने 4 फ्लोरीन से कनेक्टेड है, बट एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन से कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, d ऑर्बिटल अवेलेबल है, बट बेरिलियम के पास नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कंपाउंड में अपन बात करेंगे उसका, कुछ कंपाउंड में उसका प्रिपरेशन मेथड जो कि अगर इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी एंड सर्टेन यूजेस, ठीक है। तो कंपाउंड का, और इसमें बच्चा कहीं कुछ कंपाउंड में अपने को कुछ कॉमन नेम्स मिल रहे हैं यहाँ पे, क्विकलाइम क्या होता है, स्लेकलाइम क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उन कॉमन नेम को आपको ज्यादा ध्यान रखना है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है ना, POP का फॉर्मूला क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उसका कुछ कॉमन नेम, फिर उसके प्रिपरेशन मेथड, देन द केमिकल रिएक्टिविटी, देन देयर यूजेस, ओके। सो कंपाउंड की अगर बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। अभी बोल रहे थे, इनके फॉर्मूला आपने को याद रखना है, CaO। तो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे अपन बच्चा, लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जैसे CaCO3 को आप हीट करते हो, ब्रेक हो जाता है CaO सॉलिड, और CO2 गैस की फॉर्म में बाहर लिबरेट हो जाती है। अच्छा, ये डबल यहाँ पे एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, कि ये जो रिएक्शन है ना, बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है, यानी कि ये ब्रेक भी हो सकता है, और इन दोनों को मिक्स किया तो CaCO3 वापस बन भी जाएगा। इक्विलिब्रियम भी आप अटेन कर सकते हैं आप। फिलहाल तो CaO को आप कैसे बना सकते हो, CaCO3 को आपने हीट कर दिया, तो याद रखेंगे लाइमस्टोन को अगर हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, क्विकलाइम। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे आपसे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज सून इट इज प्रोड्यूस्ड टू इनेबल द रिएक्शन टू प्रोसीड कंप्लीशन। ली चैटलेट प्रिंसिपल एक होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन पढ़ते हैं कि अगर इस कंपोनेंट को आप हटाते रहोगे, रिमूव करते रहोगे, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहेगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ वाइट एमोर्फस सॉलिड, इट हैज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस। ये याद नहीं रखना, याद रख सकते हैं एमोर्फस सॉलिड। देखो सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, ओके। सो यू कैन रिमेंबर दिस दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज एमोर्फस सॉलिड। On exposure to atmosphere it absorb the moisture and carbon dioxide, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉइस्चर मतलब H2 और CO2, सो CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCO3। जो बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, इसको हीट किया तो ये दोनों बन रहे थे ना, तो अगर CO की रिएक्शन करा दो CO2 से तो क्या बन जाएगा, CaCO3। और अगर H2 से रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा इसका, हाइड्रोक्साइड। ऑब्वियसली आपको याद भी होगा कि अल्काइली मेटल को, अल्कलाई अर्थ मेटल को, दोनों को हमने, दोनों के आगे जो अल्कलाई वर्ड लिखा है उसका मीनिंग क्या है कि इनका नेचर क्या होता है, इनके ऑक्साइड का नेचर भी क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक होता है। समझ भी सकते हैं, CaOH ट्वाइस अपने आप में क्या है, एक अच्छा बेस है। ये अगर ब्रेक होता है सॉल्यूशन में तो क्या देगा, कैल्शियम +2
प्लस 2 OH माइनस, OH माइनस मिलते हैं यानी कि गुड बेस। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक। The addition of limited amount of water break the lumps of lime. This process is known as what? Slaking of lime. ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे बच्चा? स्लेकिंग ऑफ लाइम, और इसको क्या बोलेंगे? स्लेक लाइम। सो क्विक लाइम स्लेक विद सोडा गिव्स सोडा लाइम। ये भी आप याद रख सकते हैं कि क्विक लाइम अगर रिएक्ट करेगा सोडा से तो क्या मिलेगा अपने को? सोडा लाइम मिलेगा। बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड, ये मैं बता चुका हूँ, इट कंबाइंड विद एसिड ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। खुद का नेचर अगर बेसिक है तो किससे रिएक्ट करेगा बोलो? एसिड से, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा बेसिक हो गया और ये क्या हो गया? एसिडिक। तो क्या बन गया? CaSiO3। इसको अपन मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे बच्चा। मेटलर्जी में अपन देखेंगे कि जो आप और वगैरह को से प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन जब कर रहे होते हैं अपन, तो समझ सकते हैं ना, और मतलब अपन ने माइंस करके और निकाला है तो उसमें कुछ सिलिका का पार्टिकल हुआ, कुछ रेत जिसको अगर हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो वो जो सिलिका का पार्टिकल है वो क्या रहेगी? उसमें इम्प्योरिटी रहेगी। तो मेरे को तो प्योर मेटल चाहिए ना, तो उस इम्प्योरिटी को आप हटा कैसे सकते हो? उसकी रिएक्शन करा देंगे अपन CO से, उसमें क्विक लाइम डाल देंगे अपन, ठीक है। तो ये इससे रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन करता है फ्लक्स और स्लेग। यहाँ पे काफी अच्छे वर्ड्स पढ़ते हैं अपन मेटलर्जी में, वहीं पे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इतना समझो कि जैसे कंपाउंड बनता है तो इसकी एक लेयर बन जाएगी, सेपरेट लेयर, जिसको अपन इजीली सेपरेट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द CO। ओके, और यहाँ पे तो देख सकते हैं ये बेसिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके वापस से हमारे पास एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यूज इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में भी आप यूज कर सकते हो। चीपेस्ट फ्रॉम द अल्कलाई, बेस है तो चीपेस्ट फ्रॉम द अल्कलाई है। Next, it is used in the manufacturing of sodium carbonate from the caustic soda. Next, it is employed in the purification of sugar and in the manufacturing of dyed stuff. Okay. बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो CaOH2 कैसे बन जाएगा? CaO की रिएक्शन करा रहे हो H2 से, जैसा कि इससे पहले भी देख सकते हो, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसी को क्या बोले? स्लेक लाइम। तो हमारे पास देखना बच्चे यहाँ पे COCH3 का बोलो क्या नाम था? इसको अगर हीट किया तो क्या बनेगा? CO, और CO की रिएक्शन आपने करा दी H2 से तो क्या बनेगा? CaOH2। तो तीनों का नाम बता सकते हैं क्या आप? बोलो जल्दी से। ये तो हो गया लाइमस्टोन, ये हो गया क्विक लाइम। क्विक लाइम की रिएक्शन H2 से क्या बना रहे हो? स्लेक लाइम। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्लेकिंग ऑफ लाइम। ओके, द एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? लाइम वाटर। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे? लाइम वाटर बोलेंगे। इन सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन अ वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, ये भी जो भी अभी तीन वर्ड तो अपने को वहाँ पे मिले, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, लाइमस्टोन, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखो ना, इस तरह से वर्ड से डायरेक्ट पूछा भी हो क्वेश्चन, है ना, तो इंपॉर्टेंट हो गया। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन को भी मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, मतलब पूछा गया है अभी तक, है ना, कि यहाँ पे ये जिसका कलर मिल्की हो जाता है किसके फॉर्मेशन की वजह से, तो आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। तो आपने के इसका सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें CO2 गैस पास कर रहे हो तो क्या बनेगा बच्चा? CaCO3 और H2 यहाँ से वापस से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। On a passing of excess of carbon dioxide, the precipitate dissolve to form calcium hydrogen carbonate। ठीक है, अब लगातार आप पहले तो बन गया CaCO3, अब वापस से आप कंटिन्यू CO2 को पास कर रहे हो तो CaCO3 CO2 H2 क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 twice। In a cold, milk of lime react with the chlorine to form hypochlorite, a constituent of bleaching powder। ठीक है, तो ये देखो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? CaOCl2, और इसी को क्या बोल रहे बच्चा? ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे। ओके, नेक्स्ट इसके यूजेस की अगर बात करें, इट इज यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, अ बिल्डिंग मटेरियल। इट इज यूज इन अ वाइट वॉश, जो अपन चूना जो पोतते थे पहले, मतलब हिंदी में बोले तो, है ना। इट इज यूज इन अ ग्लास मेकिंग, टैनिंग इंडस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर्स। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक तो होता है CaHCO3 ट्वाइस और एक होता है CaCO3। एक को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
सो कैल्शियम कार्बोनेट को अभी अभी अपन ने बनाया भी था। कैसे बनाया था देखो, CaOH ट्वाइस पे आप CO2 गैस पास कर रहे हो तो CaCO3 बनेगा PPT की फॉर्म में, और कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन भी अपन ने देख ली थी कि इस पे लगातार पास करते रहोगे तो फिर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिलहाल so it occur in a nature in several form, for example lime, chalk, marble, etc. It can be prepared by the passing CO2 through slurry lime or by the addition of sodium carbonate to the calcium chloride. तो कैल्शियम क्लोराइड पे आपने किससे रिएक्शन करा दी, Na2CO3 से, वापस से क्या बन जाएगा, CaCO3 एंड NaCl3 यहाँ पे फ्री हो जाएगा। The excess of carbon dioxide should be avoided since this lead to formation of water soluble calcium hydrogen carbonate. यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये इससे रिएक्ट करके CaCO3 तो बना रहा है, बट इसमें अगर वापस से आपने CO2 को आप लगातार ऐड करते रहो, तो अभी अभी एक रिएक्शन देखा था अपन ने, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, फिर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, CaCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। सो यहाँ पे अपन अवॉइड करते हैं किसको, एक्सेस ऑफ CO2 को, जब अपन इसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। Calcium carbonate is a white puffy powder. It is almost insoluble in water when heated to 200 decomposed to evolve carbon dioxide. ये इस रिएक्शन को पहले भी देख चुके थे, इसका फॉर्मेशन अपन ने किया था ना क्विकलाइम का, याद कर रहे हो? तो वो कैसे कर रहे थे, लाइमस्टोन को हीट कर देंगे, तो टेम्परेचर एच से अपने को याद नहीं रखना, बट ये याद रखना है CO सॉलिड होता है और CO2 क्या होती है, यहाँ पे गैस होती है। इट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CaCO3 की रिएक्शन करा दिया आपने किससे, HCl से, तो क्या बन जाएगा बच्चा, CaCl2 प्लस H2O एंड CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो कोई भी आपने एसिड से रिएक्शन कराई है तो याद भी रख सकते हो, वहाँ पे CO2 गैस का क्या हो जाता है, लिबरेशन हो जाता है, ओके। It is used in a building material in the form of marble, in a manufacturing of quicklime, ये पढ़ भी चुके हैं। Calcium carbonate along with the magnesium carbonate is used in a flux in a re-extraction of metal such as iron. अच्छा ये मैं बता चुका हूँ आपको ना बच्चा, जो फ्लक्स की बात है, तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे होते हैं मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, फ्लक्स ऐड करते हैं, तो फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्लैग, है ना। तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो किससे, उसको बाहर निकालने के लिए इन तरह के सब्सटेंस को डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस अपन यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि आयरन में अपन क्या क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो CaCO3 है वो ब्रेक हो जाएगा CO में, और CO रिएक्ट कर लेगा SiO2 से, ठीक है। Especially precipitate CaCO3 extensively used in manufacturing of high quality paper. It is also used in antacid, ठीक है, mild abrasive in toothpaste, constituent chewing gum, filter of cosmetics. कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की एच एच से रिएक्शन नहीं पूछी जाती, इसमें तो सिर्फ नेम काफ़ी है, ठीक है, सिर्फ अपन को कॉमन नेम पता होना चाहिए। जैसे कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चा, क्या, CaSO4.2H2 को क्या बोल रहे हैं अपन, जिप्सम बोल रहे हैं, ठीक है। अब जिप्सम को आप क्या करो, हीट कर दो 393 केल्विन पे, तो इसमें देखो यहाँ पे 2 H2O मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड, यानी कि इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में है, कैल्शियम सल्फेट अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो अगर हीट करोगे तो ऑब्वियसली H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इतने टेम्परेचर पे हीट किया, तो देखो यहाँ पे पहले 2 H2 मॉलिक्यूल थे, अभी एक H2 मॉलिक्यूल रह गया, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल टोटल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 4 H2 के मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, हमारे पास 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे देखो 3 तो बाहर निकल गए और एक सिर्फ बचा है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, एक यहाँ पे बचा है, ठीक है। अच्छा, सो अबव, और इससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर पे आपने हीट किया, सो नो वाटर क्रिस्टलाइन इन लेफ्ट एंड द एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इज फॉर्म, दिस इज नोन एज व्हाट, डेंट ब्लंट प्लास्टर, CaSO4, ओके। It is a remarkable property of setting with the water on a mixing of adequate quantity of water. It form a plastic mass that gets in a hard solid 5 to 15 minutes, ठीक है। अपन यूज भी करते हैं POP को, आपने नाम सुना होगा, POP को जैसे मिक्स किया तो विद इन 5 to 10 मिनट्स ये क्या हो जाता है, एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन यूज करते हैं फॉर अ डिफरेंट पर्पजेस, ओके। The largest use of plaster is the building industry as well as plaster. It is used in immobilization the affected part of the organ where there is a bone fracture of sprain.
जब हड्डी वगैरह कभी बोन में क्या आ जाता है, क्रैक या फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो अपन प्लास्टर मानते हैं वो भी किसका बना होता है स्टूडेंट, पीओपी का बना होता है। एम्प्लॉय इन डेंटिसिटी, ऑर्नामेंट्स, वर्क मेकिंग, इसके यूज आप स्किप कर सकते हो, सभी को पता है। सीमेंट, सीमेंट में एज सच अपने को बहुत कुछ याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ याद रखना है कि सीमेंट में किस किस से चीज़ों से बना होता है, या कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, उसका परसेंटेज भी आप याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है, सीमेंट में। सो सीमेंट में हम बात करें क्या कंपोजिशन है, तो लाइम होगा सबसे ज़्यादा। परसेंटेज को एज सच ये भी अगर डेटा भी याद नहीं रख रहे तो इस तरह से ऑर्डर याद रख लो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है किसका, लाइम का, CO का, फिर होता है सिलिका, फिर एल्यूमिना, ठीक है, फिर मैग्नीशियम MgO, फिर फेरिक ऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो जैसा कि अपन ने अल्कलाई मेटल में देखा था, तो वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की अपन बात कर रहे थे कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, एक्सचेंज होने से ऑस्मेटिक प्रेशर कंट्रोल होता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है बायोलॉजिकल सेल में ट्रांसफर होता रहता है, इंटरचेंज वहाँ पे होता रहता है, ग्लूकोज के मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के भी कुछ सर्टेन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट यूज हो गया किसका, मैग्नीशियम का बच्चा। ओके, नेक्स्ट है द मेन पिगमेंट ऑफ द अब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन अ प्लांट, क्लोरोफिल विच कंटेन मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का एक रफली स्ट्रक्चर होता है ऐसा कुछ, तो उसकी स्ट्रक्चर में बच्चा क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम जो पिगमेंट होता है। तो हर एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक मैग्नीशियम का एटम होगा जो कि अब्सॉर्ब करता है किसको, लाइट को। जैसे हीमोग्लोबिन का भी रफली डायग्राम ये होता है, हीमोग्लोबिन में आप होता है आयरन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अबाउट 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम प्रेजेंट इन अ बोन एंड द टीथ, आपको पता होगा। इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस, इंटर-न्यूरल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ब्लड कोगुलेशन। सो ये सारे यूज अपने बच्चे याद रख सकते हैं। कई बार ये होता है कि यहाँ पे नहीं पूछा तो बायोलॉजिकल पार्ट से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इनके, है ना। जैसे कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, बट बायोलॉजी में तो इसका पूरा एक मैकेनिज्म ही है, ठीक है। सो दोनों को कंबाइन करते हुए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन अ प्लाज्मा इज रेगुलेटेड बाय द 2 हार्मोन्स calcitonin and parathyroid hormones. So these are the certain use of the biological importance of the calcium and magnesium. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको लास्ट पार्ट में बता देता हूँ कि कैसे इसको पढ़ना भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने तो इसको अलग अलग सेपरेट तरह से पढ़ा है, आप इसको कंबाइन फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंबाइन फॉर्म का क्या मतलब हो गया कि जैसे अल्कलाई मेटल है ना, और अल्कलाई जो अर्थ मेटल है, फ्रेंच है और वो उसकी बात कर लेंगे। तो इनके कंबाइन फॉर्म का मतलब क्या कि बात कर लो कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन साथ में लिख दिया NH1 NH2। फिर बात कर लिया अपन ने इनका साइज, तो ये भी बढ़ता है, सॉरी ये भी यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे भी साइज आने पर क्या होता है, बढ़ता है। और यहीं पे देख लेंगे इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या होता है बच्चा, कम होता है। बट यहाँ पे फिर वो देख लेंगे लिथियम और मैग्नीशियम का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिव स्टडी करेंगे तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनेगा, ठीक है। तो पूरा पढ़ लिया अपन ने, फिर इसमें खुद से मतलब इसको आप इस तरह से इसके नोट्स वगैरह नहीं बनाने, बट खुद से आप कॉन्सेप्ट बनाने के लिए या उसको फर्दर आपको मेमोराइज रहे एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं कि अच्छा ये काम कर लिया, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी यहीं पे लिख ली कि इसमें भी टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। फिर यहाँ पे दोनों पे अपन ने रिलेशन दे दिया क्या कि इसकी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी में, अल्काइली मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल में जो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो हम बोलेंगे सोडियम की ज़्यादा होगी मैग्नीशियम से। फिर यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन वो बन रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी 2 वाला कि नहीं सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 किसकी ज़्यादा होगी स्टूडेंट, लेफ्ट टू राइट जाते हो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना, तो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाएगी सोडियम से। बट आयोनाइजेशन एनर्जी 2 सोडियम की ज़्यादा होती है किससे, मैग्नीशियम से।
ठीक है। तो इस तरह से कंबाइंड फॉर्म पड़ेगा। फिर बात कर लिया अपन ने फ्लेम टेस्ट, कि फ्लेम टेस्ट सभी देते हैं, अल्काइली मेटल तो सभी देते हैं, इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देगा। तो इसका रीजन यहाँ पे लिख लिया अपन ने शॉर्ट में कि क्यों नहीं देता, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा बाउंड होता है न्यूक्लियस से, तो इजीली उसका एक्साइटेशन नहीं हो रहा। फ्लेम टेस्ट का रीजन भी यही था ना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है हायर एनर्जी शेल में, हायर एनर्जी शेल से जब वो लो एनर्जी शेल में आ रहा है तो वहाँ पे सर्टेन एनर्जी का एमिशन होता है, वही एनर्जी अपन को एज अ कलर फॉर्म में वहाँ पे दिखने को मिलती है। अब इनका सभी का आपको फ्लेम टेस्ट में यहीं पे डायरेक्ट कलर लिख लिया, ठीक है। सोडियम का क्या होता है, येलो होता है इस तरह से। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ली कि दोनों में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर ली, टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी दोनों में क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लिथियम का, इसमें सबसे ज़्यादा होता है लिथियम का, बाकी नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, ठीक है। कि टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे इसका एच सेक्टर। और यहाँ पे लिथियम को छोड़ दे तो इन सभी में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा, ओके। सो यहाँ पे इनकी कंबाइंड फॉर्म में अगर बच्चा स्टडी करेंगे आप फाइनली, तो बहुत शॉर्ट में पूरा चैप्टर आ जाएगा। फिर इनके जो ऑक्साइड पढ़ रहे हो तो ऑक्साइड भी साथ ही साथ लिख लो, इनके हाइड्रोक्साइड भी सारे के सारे साथ लिख लो, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया शॉर्ट नोट्स बनाने का, या इसको एक लॉन्ग टर्म अगर आपको मेमोराइज करने हैं तो उसके लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, ओके। सो एनसीईआरटी पढ़िए, अभी इससे नोट्स बना लिए। फाइनली आप क्या करेंगे बच्चा, ये सारा काम हो गया है, तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अभी आप कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, फिर आपके पास कोई अदर बुक है तो उसको आप रेफर कर सकते हो, ओके। So that is all for the today. We will continue with the next chapter in the next class. Thank you. Bye bye. Take care.